महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में भिक्कू नाम का एक बेहद गरीब और भूमिहीन दलित मजदूर रहता था। उसका जीवन बस इस बात पर निर्भर था कि गांव के जमींदार उसे दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बदले शाम को 2 मुट्ठी अनाज दे दें। भिक्कू के परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक 6 साल की बेटी थी। भिक्कू की जिंदगी वैसे ही कष्टों से भरी थी, लेकिन उस पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उसकी छोटी सी बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। भयंकर बुखार से तपती बच्ची को पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। अछूतों की बस्ती का कुआं सूख चुका था। प्यास से तड़पती अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए एक रात के अंधेरे में भिक्कू ने गांव के उस सार्वजनिक तालाब से एक लोटा पानी निकालने की हिम्मत कर दी, जिस पर केवल सवर्णों का अधिकार माना जाता था। दुर्भाग्य से जमींदार के कारिंदों ने भिक्कू को देख लिया। एक अछूत ने पवित्र तालाब को छू लिया था। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह केवल भिक्कू को पीटना नहीं चाहता था, बल्कि वह पूरे दलित समाज को एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि भविष्य में कोई भी सिर उठाने की जुर्रत न करे। अगली ही सुबह गांव में पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस ने भिक्कू को पानी पीने के जुर्म में नहीं पकड़ा। जमींदार ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। उसने पुलिस में झूठी FIR दर्ज करवाई कि भिक्कू ने रात के अंधेरे में जमींदार की हवेली में डकैती की है, तिजोरी से गहने चुराए हैं और विरोध करने पर जमींदार के एक वफादार चौकीदार की हत्या करने की कोशिश की है। गरीब भिक्कू, जिसके पास अपनी बेटी को पिलाने के लिए पानी तक नहीं था, उसे हत्या के प्रयास और डकैती जैसे संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। भिक्कू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मालिक, मैंने तो बस एक लोटा पानी लिया था, मेरी बच्ची मर रही है। लेकिन उसकी चीखें पुलिस के बूटों तले और जमींदार के अहंकार में दब गईं। उसे घसीटते हुए जेल में डाल दिया गया। भिक्कू की पत्नी राधा पर जैसे आसमान टूट पड़ा। एक तरफ उसकी बीमार बच्ची थी और दूसरी तरफ उसका बेकसूर पति सलाखों के पीछे, जिसे फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती थी। राधा ने गांव के और आसपास के शहर के कई वकीलों के दरवाजे खटखटाए। मेरा पति निर्दोष है साहब, उसे फंसाया गया है। राधा हर वकील के पैरों में गिरकर रोती, लेकिन कोई भी वकील जमींदार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, एक गरीब अछूत महिला के पास वकीलों को देने के लिए फीस कहां से आती। वकीलों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। एक अछूत का मुकदमा लड़कर हम अपना करियर बर्बाद नहीं करेंगे, यह जवाब उसे हर जगह से मिला। राधा टूट चुकी थी। तभी बस्ती के एक बुजुर्ग ने उसे बताया, बेटी, यहां हमारा कोई नहीं है, लेकिन सुना है बंबई में हमारे ही समाज का एक पढ़ा लिखा बाबू है जो विलायत से वकालत पढ़कर आया है। वह गरीबों का मसीहा है। उसका नाम बैरिस्टर भीमराव आंबेडकर है। तू उसके पास जा। राधा ने अपनी बेटी को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ा और अपने हाथों का एकमात्र चांदी का कड़ा, जो उसकी शादी की निशानी था, गिरवी रखकर बंबई जाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदा। बंबई के दादर इलाके में पहुंचकर पूछते पूछते वह एक साधारण से घर के सामने पहुंची। अंदर जाकर उसने जो दृश्य देखा वह उसके लिए अद्भुत था। एक कमरे में फर्श से लेकर छत तक सिर्फ किताबें ही किताबें थीं, और उन किताबों के बीच एक गहरी सोच में डूबे, चश्मा लगाए एक सूट बूट वाले व्यक्ति बैठे थे, डॉक्टर BR आंबेडकर। राधा दरवाजे पर ही फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी कलम रोकी और तुरंत उठकर उसके पास गए। क्या बात है बहन, रो क्यों रही हो? उनकी आवाज में जो करुणा थी वह राधा ने अपने जीवन में कभी किसी पढ़े लिखे इंसान से नहीं सुनी थी। राधा ने रोते हुए पूरी कहानी कह सुनाई। कैसे एक लोटा पानी के लिए उसके पति को डकैत और हत्यारा बना दिया गया, कैसे पूरा प्रशासन जमींदार के पैरों की धूल चाट रहा है। डॉक्टर आंबेडकर की आंखें नम हो गईं, लेकिन अगले ही पल उन आंखों में एक प्रखर तेज और गुस्सा उभर आया। यह गुस्सा भिक्कू के साथ हुए अन्याय के खिलाफ था। उन्होंने राधा से कहा, बहन, तुम रोना बंद करो, मैं लड़ूंगा तुम्हारे पति का मुकदमा। राधा ने कांपते हाथों से एक मैले कपड़े में बंधी कुछ रेजगारी सिक्के निकाली। साहब, मेरे पास फीस के नाम पर बस यही है। डॉक्टर आंबेडकर ने उसका हाथ रोक दिया। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था।
मेरी फीस यह चंद सिक्के नहीं है बहन। मेरी फीस उस दिन अदा हो जाएगी जिस दिन तुम्हारा पति सम्मान के साथ जेल से बाहर आएगा और यह समाज तुम्हें इंसान समझना शुरू करेगा। तुम घर जाओ और बच्ची की देखभाल करो। कल से अदालत में मैं खड़ा होऊंगा। मुकदमे की तारीख आई। जिला अदालत का कमरा खचाखच भरा था। जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह अपने मूंछों पर ताव देते हुए पहली पंक्ति में बैठा था। उसके खरीदे हुए गवाह तैयार थे। सरकारी वकील, जो शहर का एक बहुत बड़ा और महंगा वकील था, अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। उन्हें लगा कि एक अछूत मजदूर के लिए भला कौन सा वकील आएगा, और अगर अदालत ने कोई सरकारी वकील दे भी दिया तो वह 2 मिनट में केस हार जाएगा। तभी अदालत के दरवाजे खुले। काले कोट और गाउन में, हाथ में कानूनी किताबों का एक पुलिंदा लिए, एक तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति ने अदालत में प्रवेश किया। अदालत में सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण वकील नहीं था। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित बार एट लॉ डॉक्टर BR आम्बेडकर थे। सरकारी वकील ने व्यंग्य कसते हुए कहा, अरे वाह, तो अब ये लोग भी अदालत में वकालत करेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर ने उसकी तरफ एक शांत लेकिन तीखी नजर डाली और जज की तरफ मुड़कर कहा, माय लॉर्ड, आई रिप्रेजेंट द डिफेंस, आई रिप्रेजेंट भिकू। माय लॉर्ड, मैं बचाव पक्ष की ओर से हूं, मैं भिकू का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील ने एक के बाद एक गवाह पेश किए। सबसे पहले जमींदार का वह चौकीदार आया जिसने दावा किया था कि भिकू ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। उसने जज के सामने रोने का नाटक किया। अब बारी थी डॉक्टर आम्बेडकर की जिरह की। डॉक्टर आम्बेडकर अपनी जगह से उठे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि चौकीदार पसीना पसीना होने लगा। तो तुमने कहा कि रात के ठीक 2 बजे भिकू ने तुम पर हमला किया? डॉक्टर आम्बेडकर ने कड़कती आवाज में पूछा। जी हुजूर, चौकीदार ने हकलाते हुए कहा। और तुमने अंधेरे में उसे कैसे पहचान लिया? हुजूर, उस रात चांद की बहुत तेज रोशनी थी, पूर्णिमा की रात थी। चौकीदार ने रटा रटाया जवाब दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने तुरंत अपनी मेज से पंचांग और मौसम विभाग की रिपोर्ट उठाई और जज के सामने पेश कर दी। माय लॉर्ड, मैं अदालत का ध्यान इस आधिकारिक रिपोर्ट की ओर खींचना चाहूंगा। जिस रात की यह घटना बताई जा रही है, उस रात अमावस्या थी। चांद आसमान में था ही नहीं, और तो और उस रात भयंकर बादल छाए हुए थे। जो व्यक्ति 1 हाथ की दूरी पर कुछ नहीं देख सकता, उसने 50 फुट दूर से एक आदमी को कुल्हाड़ी मारते हुए कैसे पहचान लिया? अदालत में कानाफूसी शुरू हो गई। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। सरकारी वकील हड़बड़ा गया। झूठ की पहली ईंट गिर चुकी थी। डॉक्टर आम्बेडकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगला निशाना जमींदार के कारिंदे को बनाया, जिसने दावा किया था कि भिकू 50 किलो की भारी लोहे की तिजोरी को अकेले उठाकर भाग रहा था। डॉक्टर आम्बेडकर ने भिकू को कटघरे में खड़ा किया। कुपोषण और पुलिस की मार से भिकू पसलियों का ढांचा मात्र रह गया था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर आम्बेडकर ने जज की ओर देखकर एक बेहद मार्मिक लेकिन तार्किक सवाल किया। माय लॉर्ड, इस आदमी को देखिए। यह मेरा मुवक्किल भिकू है। यह पिछले 1 महीने से आधे पेट भोजन पर जिंदा है। इसका वजन बमुश्किल 40 किलो होगा। क्या यह अदालत यह मान सकती है कि एक व्यक्ति जो खुद 40 किलो का है और कुपोषण का शिकार है, वह 50 किलो की लोहे की तिजोरी को अपने कंधों पर उठाकर 10 फुट ऊंची दीवार फांद सकता है? पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। डॉक्टर आम्बेडकर के तर्क इतने सटीक, वैज्ञानिक और निर्विवाद थे कि उन्हें काटना किसी के बस की बात नहीं थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने आगे कहा, माय लॉर्ड, पुलिस ने भिकू के घर से कोई गहना बरामद नहीं किया, कोई कुल्हाड़ी बरामद नहीं की। इस पूरी कहानी में कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक चीज है, और वह है अहंकार। एक ऐसे वर्ग का अहंकार जो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक प्यासा इंसान पानी पी ले। जब बहस अपने अंतिम चरण में पहुंची तो डॉक्टर आम्बेडकर का वह भाषण अदालत में गूंजा, जो केवल भिकू के लिए नहीं बल्कि भारत के करोड़ों शोषितों के लिए था। उन्होंने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा, माय लॉर्ड, आज इस कटघरे में केवल भिकू खड़ा नहीं है। आज इस अदालत के कटघरे में हमारे समाज की इंसानियत खड़ी है। इस देश का कानून खड़ा है।
भिकू का अपराध यह नहीं है कि उसने डकैती की, उसका अपराध यह है कि उसने अपनी मरती हुई बेटी की जान बचाने के लिए उस पानी को छू लिया जिसे प्रकृति ने मुफ्त दिया है, लेकिन इंसानों ने उसे अपनी संपत्ति बना लिया है। उनकी आवाज भारी हो गई, लेकिन उसमें एक गजब की गूंज थी। कानून अंधा जरूर होता है माय लॉर्ड, लेकिन उसे बहरा नहीं होना चाहिए। उसे इस गरीब की चीखें सुनाई देनी चाहिए। आज अगर भिकू को एक झूठे मुकदमे में सजा होती है तो यह केवल एक गरीब की हार नहीं होगी, यह न्याय के उस मंदिर की हार होगी जिस पर बैठकर आप न्याय की मूर्ति बने हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक संदेश देगा कि ताकतवर इंसान किसी भी गरीब को अपने जूतों की नोक पर कुचल सकता है। मैं आपसे भिकू के लिए दया की भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं, वह न्याय जो सबूतों, तर्कों और कानून की समानता पर आधारित हो। अदालत के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ की आंखों में आंसू थे। उस दिन डॉक्टर आम्बेडकर केवल एक वकील नहीं लग रहे थे, वह न्याय के देवता के रूप में साक्षात खड़े थे। ब्रिटिश जज पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने अपने जीवन में इतना शानदार, तार्किक और भावनात्मक बचाव पक्ष कभी नहीं देखा था। सबूतों का अभाव और डॉक्टर आम्बेडकर की अकाट्य जिरह ने पूरी सच्चाई को आईने की तरह साफ कर दिया था। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर आम्बेडकर ने अकाट्य तर्कों और सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी है। पुलिस की जांच पक्षपाती है और गवाहों के बयान झूठे पाए गए हैं। अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि भिक्कू पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अदालत भिक्कू को बाइज्जत बरी करती है। जैसे ही जज ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा, अदालत के बाहर खड़े दलितों, मजदूरों और गरीबों के समूह में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा साहेब आम्बेडकर की जय के नारों से पूरा कोर्ट परिसर गूंज उठा। जमींदार और उसके आदमी सिर झुकाकर और मुंह छिपाकर पिछले दरवाजे से भाग निकले। भिक्कू कटघरे से बाहर आया, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह दौड़कर सीधा डॉक्टर आम्बेडकर के पैरों पर गिर पड़ा। डॉक्टर आम्बेडकर ने तुरंत झुककर उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। उन्होंने भिक्कू के आंसू पोंछते हुए कहा, उठो भिक्कू, मेरे पैरों में मत गिरो, अपनी अहमियत को पहचानो। आज तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुमने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। अब वापस जाओ, अपनी बेटी का इलाज कराओ और उसे स्कूल भेजो, उसे पढ़ाओ, ताकि कल कोई भी जमींदार उसे झूठे मुकदमे में न फंसा सके। यह केवल एक मुकदमे की जीत नहीं थी, यह एक सदियों पुरानी व्यवस्था के गाल पर कानून और शिक्षा का एक करारा तमाचा था। यह इस बात का प्रमाण था कि ज्ञान और शिक्षा के हथियार से दुनिया की बड़ी से बड़ी तानाशाही और अन्याय को हराया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से भी बड़ा अपराधी होता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वह दहाड़ता है। बाबा साहेब की यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में जब भी किसी गरीब या बेसहारा पर जुल्म हो तो हमें मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए। अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान और अपनी योग्यता का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति की रक्षा के लिए करना चाहिए जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। सच्ची वकालत वही है जो निर्बलों को बल दे और शोषितों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाए। साथियों, आज के सफर में बस इतना ही। इस सच्चाई की आवाज को रुकने नहीं देगी। बाबा साहेब के जीवन पर आधारित हमारा यह वीडियो आपके दिल को कितना छू पाया? कमेंट्स में अपने विचार लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। चैनल का एकमात्र संकल्प है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संघर्ष, उनके ज्ञान और उनके जीवन के हर अनसुने पन्ने को आप तक पहुंचाना। अगर आप भी बाबा साहेब के आदर्शों को जीते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। मेरी यही कामना है कि बाबा साहेब की तरह आपकी सोच भी इस समाज में एक बड़ा बदलाव लाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।